हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अब से मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिनमें जितने भी 5 सब्जेक्ट मैंने पढ़े हुए हैं उसमें आपको अपनी प्रेजेंटेशन या फिर आंसर राइटिंग कैसे रखनी है, मैं उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी। तो आपका सीरीज़ 1 का पार्ट 1 है एग्जामिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स कॉमर्स साइड के बच्चों का भी होता है और ह्यूमैनिटी साइड के बच्चों का भी होता है। तो पहले सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम बच्चों का ये होता है कि हमें कौन से सेक्शन से शुरू करना चाहिए। आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है ए जो कि होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और एक होता है दूसरा बी सेक्शन जो कि होता है इंडियन इको का। अब वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। किसी भी यूट्यूबर के उस पर मत चलना कि उन भैया ने ये बोला है कि हमें इंडियन इको पहली करनी चाहिए तो हम इंडियन इको पहले करेंगे, नहीं। और यही सेम चीज़ हर एक सब्जेक्ट स्पेशली इंग्लिश के लिए भी अप्लाई होती है कि अगर कोई टीचर कह रही है कि आपको पहले ग्रामर सेक्शन करना चाहिए, फिर लिटरेचर, फिर जो आपका अनसीन पैसेजेस है वो करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक आपने अगर यूनिट टेस्ट दिए होंगे और उसके बाद अभी जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होते हैं या मॉक टेस्ट होते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, वो दिए होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा सेक्शन में लगता है। ठीक है, अगर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है तो मैं बता दूंगी। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्विंग चाहिए होती है और वहाँ पे टैबुलर आपके डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना होता है बहुत सारे टर्म्स में। अगर आपका सबसे ज़्यादा टाइम इस वाले सेक्शन में लगता है तो आप पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स करिए। अगर आपका सबसे ज़्यादा टाइम इमेज को डिस्क्राइब करने में लगता है या डेट्स की टाइमलाइन लिखने में लगता है तो आप सबसे पहले जो है सेकंड सेक्शन जो कि इंडियन इको का सेक्शन है वो करिए। उसके बाद फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि MCQ कैसे लिखना होता है। मैंने मैक्सिमम बच्चों की शीट्स में ये देखा हुआ है कि वो लोग MCQ बस ऑप्शन लिख देते हैं कि मतलब आंसर नंबर 1 A पार्ट, दैट्स इट। आपको ऐसा नहीं लिखना होता है। बहुत बारी बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ होती है कि ये जो आपने ऑप्शन लिखा हुआ है सिर्फ, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड एज चीटिंग लास्ट मोमेंट पे। तो ऐसा मत करना। अगर आपको फुल स्कोर करना है तो आप लिखिए आंसर नंबर 1, उसका आंसर A पार्ट है और जो भी वो आंसर है मतलब उसकी जो भी लाइन है वो आपको लिखना पड़ेगा, या जो भी नंबर है उसमें दिया हुआ है तो आपको वो आंसर पूरी तरीके से लिखना होगा। ऑल्सो आपने जब MCQ पूरा जो आपका MCQ का सेक्शन है 20 क्वेश्चन होते हैं, 19 क्वेश्चन जितने भी होते हैं, उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ हमेशा करनी होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा उसके बाद आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए शीट पे। ऑल्सो अगर आपका जो पेज है उसमें 3 मार्कर का क्वेश्चन आपने लिखा है और उसमें 4-5 लाइनें कवर हो चुकी हैं तो आप फिर ये देखो कि आपके पास और कितनी लाइनें बची है। अगर वो लाइनें सफिशेंट हैं आपके दूसरे जो आप 3 मार्कर क्वेश्चन है वो लिख सकते हो उसमें, तो आप ज़रूर लिखना। उससे पहले ड्रॉ द लाइन प्लीज़ और उसके बाद ही स्पेस का आपको आइडिया लग पाएगा। बट अगर जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है या फिर 6 मार्क का क्वेश्चन है, जितने भी मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आ गया है, आपको एक पेज पे एक ही आंसर लिखना होगा। आपका अगर ये मन करता है कि नहीं लास्ट के 2 लाइनें हैं उसमें मैं दूसरा क्वेश्चन लिख सकता हूँ, मत करना। उतना समझ में भी नहीं आता है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो चेकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो उनको वो आपने अगर कीवर्ड्स लिखे होंगे शुरुआत के इंट्रोडक्शन लाइनों में और फिर आपका जो पूरा आंसर है वो पीछे वाले पेज पे होगा तो बहुत ज़्यादा गंदा प्रेजेंटेशन होता है ये और इसके मार्क्स भी बहुत कम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं इसके मार्क्स। तो ऐसा मत करना। लाइन ड्रॉ करके आप दूसरे पेज से शुरू करना। फिर बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये होता है जो कि मेरा भी लास्ट तक यही क्वेश्चन था कि 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में कितनी लाइनें लिखनी होती हैं
हमें पैराग्राफ में लिखना होता है, हमें पॉइंट्स में लिखना होता है, हम कब वेब चार्ट ड्रॉ करें, वेब चार्ट ड्रॉ भी करना होता है किसी चीज़ में कि नहीं। तो देखो, अगर आपकी 2 मार्कर का क्वेश्चन है, 3 लाइनें लिख दो मैक्सिमम, ख़त्म करो, 4 लाइनें मत लिखना क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। 3 लाइनें सफिशेंट होती हैं, 2 लाइनें मिनिमम होती हैं 2 मार्क्स के लिए। और अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स याद हैं उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें कोई एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हो तो कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपकी बुक में, जो कि संदीप गर्ग है, संदीप गर्ग को ही सिर्फ लेना, मैंने तो एनसीईआरटी भी परचेज़ नहीं की थी, मैंने इंडियन इको के लिए भी संदीप गर्ग ही ली थी, क्योंकि संदीप गर्ग के पीछे वाले पेजेस में हर एक एनसीईआरटी बॉक्स दिया हुआ होता है और उससे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको बस संदीप गर्ग पूरी रट के जानी होती है। आपको हर एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, विजुअल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन, बॉक्स वाले क्वेश्चंस, टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस, सब करके जाओगे, आपका एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो सारे ही एनसीईआरटी बॉक्सेस और कॉलम्स को कवर कर देता है। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 लाइनें मिनिमम होती हैं, 3 लाइनें आपको लिखनी ही होगी, मैक्सिमम 5 लाइनें लिख दो बस। उसके बाद लाइन ड्रॉ करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 6 लाइनों में डिस्क्राइब कर रहे हो, ऐसा मत करना। तो बट हाँ, अब वेब चार्ट की अगर हम बात करें कि आपको वेब चार्ट कब ड्रॉ करना होगा, अगर मान लो मैक्सिमम मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, यानी कि 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ गया, उस पर आप वेब चार्ट ड्रॉ कर सकते हो और आपको करना ही होगा। अगर आपको चाहिए कि हाँ, जो हम मेरा चेकर है उसको पहले ही समझ में आ जाए कि इस बच्चे ने वेब चार्ट ड्रॉ करा हुआ है, इसको पहले से ही आता है। अब मैं बताऊंगी कि आपको अपना आंसर कैसे बिगिन करना होता है। तो पहला, मान लो कोई क्वेश्चन है, जो कि ये जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, मेरे से पिछले बारी जो मेरे सीनियर्स ने दिया उनके एग्ज़ाम में भी आए थे, रिपीटेडली क्वेश्चन आता रहता है। ये क्वेश्चन है कि आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। तो जितने भी फंक्शंस हैं, आपको वो लिखना ही होगा, कंजूसी मत करना, आपको जितने याद आ रहे हैं ना आप उतने लिखना। इंट्रोडक्शन लाइन ये होगी कि आरबीआई फंक्शन या सेंट्रल बैंक फंक्शन, उसको आप सर्कल, अंडरलाइन, जो भी करना है आपको, क्लाउड में रखना है, आप वैसे रख सकते हो। उसके बाद फिर आप नीचे उसकी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, जैसे वेब चार्ट में होते हैं, और उसमें आप सब हेडिंग डालो कि उसका पहला फंक्शन क्या है। मान लो पहला फंक्शन है लास्ट रिजॉर्ट, फिर दूसरा फंक्शन है कि मॉनेटरी पोजेशन या क्रेडिट कंट्रोल करता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स की, और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फिर आपने जब ये सारे फंक्शंस लिख दिए सब हेडिंग में, फिर आप उन सब हेडिंग को भी एक्सप्लेन करोगे। मान लो लास्ट रिजॉर्ट है, तो कैसा लास्ट रिजॉर्ट है, क्यों बोलते हैं, ये टर्म हमने क्यों यूज़ करा है, उसका डिफ़ाइन करो, वो उसका क्या यूज़ होता है वो लिखो, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज अपनी मर्ज़ी से लिख देना। और लास्ट में एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी याद है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, नहीं तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन आपका डन है। आपको पैराग्राफ में कभी भी कोई आंसर नहीं लिखना होता, आपको हमेशा पॉइंटर्स में आंसर लिखने होते हैं। एंड अगर आप इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको कहानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको ये याद रखना है कि आपने ऐसा वेब चार्ट में प्रेजेंट करा एंड आपने कीवर्ड्स यूज़ करें जो कि उस बुक में, उस लाइन में गिवन थे। बस 2-3 कीवर्ड्स यूज़ कर लो, उन कीवर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन करना एंड आपके फुल मार्क्स आएंगे इस चीज़ में। बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आप, हमारी हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए। देखो, पर्सनली मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं थी, मैं कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं लिखती थी, मुझे आती भी नहीं है। मैं नॉर्मल, मतलब आपके टीचर्स को समझ में आ जाए आपने क्या वर्ड या क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, एंड स्पेसिंग अच्छी थी मेरी, तो आपको बस अपनी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी कि दूसरे जो आपका जो चेकर है, जो कि जिसके पास टाइम नहीं है, उसको समझ में आ जाए आपने अच्छा ये वर्ड या ये टर्म या ये नंबर लिखा हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैक्रो सेक्शन में होती है हमेशा, और जिसके मार्क्स भी ज़्यादा ही होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है न्यूमेरिकल्स। आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है।
मान के चलो आपके चक्कर को कुछ कोई भी टर्म का मतलब नहीं पता, अगर आपने जीडीपी भी लिखा हुआ है तो आपको वो ब्रैकेट में डाल के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरा सोल्यूशन उस पेज पे दिखाना है। अगर आपने कहीं लाइन ड्रॉ करके रफ वर्क करा हुआ है तो वो रफ वर्क भी इतना नीट होना चाहिए कि हाँ उसको समझ में आ जाएगा चेकर को कि आपने ये यू नो सोल्यूशन ये है आपका, या फिर आपने ऐसे इसको सॉल्व करा हुआ है। तो आपका ऐसे, और अंडरलाइन ज़रूर या फिर सर्कल करके आंसर को ज़रूर मार्क कर देना कि हाँ ये है आंसर। तो वो आपकी जो है वर्क देखेगा, रफ वर्क देखेगा और फिर तुरंत ही आंसर देख लेगा तो वो आपको चेक कर देगा। ऑल्सो फार्मूला ज़रूर लिखना होता है, हमेशा फार्मूला लिखना होता है। आप क्या क्या प्लस कर रहे हो, मतलब अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या प्लस करा क्या प्लस करा क्या प्लस करा, फुल फॉर्म के साथ लिखना होगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप उसके नंबर्स लिखो। तीसरा स्टेप आप उसको कैलकुलेट करके दिखाओ। चौथा आंसर लिखो, आंसर को मार्क कर देना, आपके फुल मार्क्स आएंगे न्यूमेरिकल्स में। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमेशा आती है, डिफरेंशिएट करने को आती है। और ये एक्चुअली न्यूमेरिकल और डिफरेंशिएशन ये और ऑप्शन में आता है। आपका न्यूमेरिकल हमेशा और ऑप्शन में आएगा। मैंने भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में, मुझे न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता था, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उस टाइम मैंने और ऑप्शन ही लिया था। और मेरे और ऑप्शन में था कि आपको फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल में डिफरेंशिएशन दिखाना होता है। जब भी आपको डिफरेंशिएशन किसी भी टर्म में दिखाना होता है, दो टर्म्स में दिखाना होता है, आप हमेशा टैबुलर फॉर्म में करो। आप कभी भी पैराग्राफ या फिर ऐसे पॉइंट्स इधर पॉइंट्स ऐसे मत करना। संदीप गर्ग में ये हर एक डिफरेंशिएशन में मेंशन है। वो एक टेबल बनाते हैं, 3 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम होगा हेडिंग के और उसके बाद सब हेडिंग के। वो कैसे होगा कि उधर लिखा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, ऐसे सब होगा। और फिर दूसरे कॉलम में आपके टर्म्स आ जाएंगे। पहला टर्म फ्लो वेरिएबल क्या होता है, फिर दूसरा टर्म कि आपका स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन आप उनको डिफाइन करिए, वो पहला डिफरेंशिएशन हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर आप उनका नेचर बताइए, वो दूसरा। ऐसे ही करते करते आपके मान लो 4 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिख दो, 5 पॉइंट्स लिख दो, बहुत आराम से मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, बट एग्जाम्पल लास्ट में लिखना। एग्जाम्पल काउंट, बहुत बच्चों को ये भी क्वेश्चन होता है कि एग्जाम्पल काउंट ही नहीं होता। एग्जाम्पल ज़रूर काउंट होता है। अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा ना, आप एग्जाम्पल लिख दो, अगर वो एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है ना, वो ज़रूर काउंट होगा। अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन की, जो कि है इंडियन इको का सेक्शन, तो उसमें ज़्यादातर तो बुक से ही आते हैं क्वेश्चन, उसमें उतना डिफ़िकल्टी नहीं होती। डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपके पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से संदीप गर्ग के पीछे ये सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। इन्वायरमेंट चैप्टर होता है एक, उसमें से आते हैं सारे क्वेश्चन। तो आपको हर एक सैम्पल पेपर लगाना है और उसमें ज़रूर देखना है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब आपको लिखना कैसे होता है, पहले आप उस जो पिक्चर है उसको लिंक करने की कोशिश करो कि अच्छा इसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज दिखा रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है। आपको बस ऐसी इसी बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी पे एक्सप्लेन करना होता है। पॉइंट्स में ज़रूर करना। अगर आप को आदत हुई है कि मतलब मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पैराग्राफ में लिखूंगा या लिखूंगी, तो हेडिंग डाल के, सब हेडिंग डाल के फिर एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप कॉमर्स सेक्शन वालों के लिए बहुत ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बच्चे होते हैं उनको पहले से ही इतनी वो होती है कि वो डेट्स को और टाइम लाइन्स को ग्रैस्प कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल में हमेशा डेट्स ही होती हैं। तो आपको, अगर आपके पास टाइम है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम लाइन ड्रॉ कर लो। आपके अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है तो, नहीं टाइम लाइन ड्रॉ करनी है तो आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए या फिर प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाने के लिए
कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल एक डेट मेंशन कर दो कि अच्छा जो फर्स्ट ट्रेन है या फिर जो फर्स्ट जो भी मान लो XYZ ये कब हुआ था, ये इस डेट पे हुआ था बस। या फिर स्विस कैनाल कब बनी थी, इस डेट पे बनी थी। इतना मेंशन कर दोगे अपने आंसर में, आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करा दी है इको के एग्जामिनेशन में कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब आप नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट की आपको प्रेजेंटेशन देखनी है कैसे करते हैं उस आंसर राइटिंग उस सब्जेक्ट के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।